बात करेंगे हमारे साथ। हमारे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मेरे जो सहयोगी हैं इरफान, वो मौजूद हैं। जी इरफान, आ जाइए आप हमारे साथ यहाँ पर। इरफान, एक बड़ा सवाल ये है कि 5 बुलेट पॉइंट्स में आप इस चुनाव को अगर बता पाएं कि क्या हैं बड़े मुद्दे इस चुनाव के। मुद्दे इधर इधर सबसे पहले हमने कोशिश जो की कि तमाम राजनीतिक दलों के पक्ष यहाँ पर हो। मुद्दे तो मुझे नहीं लगता देश के अन्य हिस्सों में जो मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, उससे अलग है। लेकिन जिन मुद्दों पर राजनीति हो रही है, क्या वो असल में मुद्दे हैं लोगों के? वो में अगर हम लोगों को बोलेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? फिलहाल तो अगर यहाँ की सियासत दलों की एजेंडा देखें, मैनिफेस्टो देखें, उसमें धारा 370-35 से पहला मुद्दा बना हुआ है। दूसरा मुद्दा है पक्ष विपक्ष पर लगातार आरोप लगाना ताकि वो लोगों को सिंपैथाइज करके अपने वोट आकर्षित करें। लेकिन सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा, खासतौर पर अगर साउथ कश्मीर की बात करें, वो लगातार इन इलाकों में जब हम घूमते हैं तो लोगों को दूरदराज इलाकों में अभी भी उन चीजों से जूझना पड़ता है। वो इशू तो है, क्या लोग उस पर वोट कर रहे हैं और क्या पॉलिटिकल पार्टीज उसे उस तरह से उठा रही हैं कि रोजगार हो, सड़क हो, पानी हो, डेवलपमेंट हो, इस पर क्या चुनाव हो रहा है? देखिए, अभी जिस तरह की राजनीति हो रही है, उस राजनीति में मुझे लगता है काफ़ी अंतर है। जिस पर लोगों की उम्मीदें हैं वो वोट करेंगे, क्योंकि राजनीति तो धारा 370-35A और कश्मीर इशू को लेकर ही हो रही है। क्योंकि धारा 335A 370 तो पहले ही गृह मंत्री ने कहा कि स्टेट उठ देंगे, बाकी कोर्ट में मामला है। तो ये राजनीति मुझे लग रहा है, खासतौर पर मैनिफेस्टो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का जो अलायंस है या PDP का जो मैनिफेस्टो है, जरूरत लोगों जो चीज़ें हैं वो सामान्य है जो देश के अन्य हिस्सों में है। बाकी तमाम हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी जो नेता हैं वो जुड़ गए। सर फैज साहब, आपने सुना जो हमारे संवाददाता हैं इरफान, जो पूरे कश्मीर में ट्रैवल करते हैं, उनका मुताबिक जो पार्टियां मुद्दे उठा रही हैं वो सबसे बड़े मुद्दे 370-35 से हैं। लेकिन लोगों की जो समस्या है वो उतनी अहमियत नहीं रखती आपके लिए, जिसमें जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें वही बड़े बनते हैं, बाकी मुद्दे पीछे हो जाते हैं। देखिए, आपको पता ही है पिछले 30 सालों से यहाँ पे टर्मोइल चल रहा है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टैंस की बात करेंगे तो हम ग्रेटर ऑटोनॉमी पे हमारा ज़्यादा फोकस था। लेकिन बीच में ऐसे कुछ हालात हुए, कुछ पार्टीज़ ऐसी आ गई मतलब जिन्होंने फैसिलिटेट किया। यहाँ पे जो धारा 35A और 370 को हटाया गया, सबसे इम्पॉर्टेंट इशू बना है अपने कश्मीर के लिए, सभी पार्टियों के लिए, कि हम ऐसी कोई मतलब सिचुएशन क्रिएट करे या लोगों में जाए, लोगों को समझाए कि भाई इसको किस तरह से वापस लाना। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे असेंबली में अक्सरियत नहीं आती है तो उस धारा को रिमूव करने के लिए चांसेस भी हो सकते हैं। हम एक ऑडियंस कर सकते हैं जिसमें लेकिन हम जब लोगों से सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि बार बार जो रीजनल पार्टीज थी यहाँ पर वो जिम्मेदार हैं उन स्थितियों के लिए जो बनी हुई हैं यहाँ पर। अगर हम कहते हैं नॉर्मल सी, हम पुलवामा में खड़े होकर शो कर रहे हैं, ये हम आज क्यों कर पा रहे हैं, हम पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, कश्मीरी पंडित क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उनको लाने के लिए जो हालात बनने चाहिए वो कैसे नहीं, इस सब के लिए रीजनल पार्टीज को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या रीजनल पार्टीज ही जिम्मेदार हैं इन सब हालात? पुलवामा की पार्क मैडम तब भी थी, आज भी है। ये अवाम तब भी था, आज भी है। तो आपने देखना कि बदलाव कहाँ पे है। जब आप ये कह के डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे रसोइयों के अंदर क्या पकेगा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, मेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी या नहीं होगी, तो उसको मुदाखलत कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाम बोल रही है ना हमसे कि आज का इलेक्शन ये रोड के लिए नहीं है, बिजली के लिए नहीं है, सड़क के लिए नहीं है, ये उन मुद्दों से उठ के है। अब आपने देखना है जिन लोगों ने दरवाजे बंद किए बातचीत के लिए, आप उनको सजा दीजिए ना। आप इस प्रजा और इस आवाम को क्यों सजा दे रहे हैं? ठीक है, ये लोगों से भी हम पूछते हैं। ये कह रहे हैं कि ये 35 से 370 ये जो सड़क, बिजली, पानी है, इससे ऊपर उठकर है चुनाव। 370-35 से ही है मुद्दा, सड़क, बिजली, पानी नहीं है मुद्दा, रोजगार मुद्दा नहीं है। कोई बोलेगा इस पर? ये चुनाव डिसीजन मेकिंग के लिए है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये चुनाव कश्मीर का फ्यूचर तय करेगा। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, वो ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों से ऊपर उठ के बात करिए, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, इनसे ऊपर उठकर बात करिए। उन्होंने तो हमेशा हमारे साथ यही किया है, चाहे PDP हो, नेशनल हो, या यहाँ पे पहले कांग्रेस भी आई है, उन्होंने सब ने हमारे साथ यही किया है कि ये चीज़ें छोड़ के हमें बस बाकी चीज़ों पे बात करनी है। पहले तो हमें वो चीज़ें तो बेसिक जो है वो दिला दो, उसके बाद में बाकी चीज़ों पे बात करते हैं ना। क्या इस वजह से पार्टिसिपेशन? लेकिन इस पर मैं मोहित आपका की प्रतिक्रिया चाहूंगी। कहने यही किया है आपने, इन मुद्दों से ध्यान हटाकर 35 से 370 पहचान जो चाहिए ज़रूरी जीवन के लिए वो पहले होनी चाहिए, उसको आपने पीछे रखा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, होना भी चाहिए। जो इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे दोस्त का ध्यान मैं उस तरफ ले जाऊं, जब
मैं सिर्फ पीडीपी की बात नहीं करूंगा, मैं पिछले कई दशकों में जो रीजनल गवर्नमेंट्स यहाँ पे रही है, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7% से लेके 12% रहा है। और जो पिछले 10 साल आपने देखे हैं उसके अंदर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% है। तो ये फ़र्क है हमारी अपनी रीजनल पार्टी की हुकूमत में और ये जो इस टाइम एलजी गवर्नमेंट की हुकूमत है। तो ये आंकड़े देखना जरूरी है। देखिए बातें करना बड़ा आसान होता है, स्टैटिस्टिक्स जो है ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट में नंबर होते हैं, इस पर लोगों से भी पूछ लेंगे, नंबर से पता चलती है। एक सेकंड अभी देखिए इल्जाम, एक सेकंड आप पहले हमारी बात सुन लीजिए, आपकी बात भी सुन लेंगे हम। इल्जाम तराशी तो चलती रहेगी, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, इसने हमें गाली निकाली, उसने हमें गाली निकाली, कोई खुश है, नाराज नहीं है। आपने अभी डेजी जी ने बात की कि यहाँ पे हमने कोई नेता आए नहीं, हमारे यहाँ पे ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर ये डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे जो लाखों करोड़ रुपए का एम्स का प्रोजेक्ट है ये कहाँ से आ गया, जिसकी वजह से यहाँ लाखों लोगों को मुलाजमत मिलेगी, जो ये पूरा इलाका डेवलप हुआ, ये कहाँ से आया? फिर किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, ये लाया, ये यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने लाया। जी बताइए, क्या पीडीपी ने लाया? ये पीडीपी ने लाया। देखिए लोगों के आंखों में धूल झोंकना बहुत आता है ऐसी पार्टीज को, जो देखिए कोई डेवलपमेंट पीडीपी में नहीं की है, ना कि यहाँ के बच्चों की बात नहीं की, यहाँ के बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। ठीक है, लेकिन मोहित मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि देखिए एम्स आया, लेकिन वो तो तब आया ना जब आप साथ में थे, बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, तो वापस साथ जाने की गुंजाइश है फिर डेवलपमेंट के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और यहाँ पे हमारे किसी दोस्त ने भी अभी शायद ये बीजेपी के ऊपर बात की, और मैं चाहता था कि कोई सवाल मुझसे ये करे, क्योंकि इसका जवाब मैं जरूर देना चाहता हूँ। यहाँ सब लोग भी बैठे हैं, आपके व्यूअर भी देख रहे हैं। हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया, बिल्कुल दिन के उजाले में किया, सारी दुनिया के सामने किया, लोगों के सामने किया, एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत किया। ठीक है, कोई पर्दे के पीछे बात नहीं हुई, जितनी भी बातें हुई लोगों के सामने हुई। अब ये अलायंस जब हुआ, ये 3 साल ये अलायंस चला, इस 3 साल के अलायंस की अचीवमेंट मैं आपको बता देता हूं, और ये अलायंस टूटा क्यों ये भी मैं आपको बता देता हूं। 3 साल के अलायंस के अंदर पीडीपी ने अपना एजेंडा रखा बीजेपी के सामने, जिसके अंदर हमने 14,000 बच्चों के जो फर्स्ट टाइम, मैं एक सेकंड मैं अपने कैमरामैन से कह रही हूँ कि वो तस्वीर दिखाएं, बाहर जो इलेक्शन कैंपेन हो रहा है उसकी तस्वीर दिखाएं। चलता रहेगा, वो दिखाते रहेंगे। वो कह रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। हमने अपने एजेंडा ऑफ अलायंस के अंदर जब हम 3 साल अलायंस में थे, 14,000 फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स बच्चों के अंदर 14,000 बच्चों का एफआईआर वापस लिया। क्या कोई पार्टी या क्या कोई हुकूमत इन 14,000 बच्चों को जेलों से रिहा कर सकते हैं? दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जो रास्ता था, जहां पे हमने पाकिस्तान के साथ या हुर्रियत के साथ बातचीत की, हमने बात की थी, हम उस रास्ते की ओर देखकर, उस जो पास था, उस एक्सपीरियंस को देख के हमने इस बीजेपी के साथ हुकूमत किया। लेकिन ना ये बीजेपी वो पहले जैसा रह गया है, ना इनकी आइडियोलॉजी उन अटल बिहारी वाजपेयी जैसी रह गई। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं।